नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ पूर्वोत्तर के राज्य से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सम्राट पत्रकार हैं, लेखक हैं, शिलोंग में रहते हैं। स्वागत है सम्राट आपका चर्चा में। पहली बार चर्चा में आप शामिल हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ काफी दिनों बाद हमारे न्यूज लॉन्ड्री के हमारे साथी आनंद वर्धन भी जुड़े हैं। आनंद, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी है। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते। इस हफ्ते कई बड़ी घटनाओं ने आकार लिया, कई बड़ी दुर्घटनाएं हमारे सामने आई हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी पत्नी जनरल विपिन रावत सहित 13 सेना के बड़े कर्मचारी और सैनिकों की जान चली गई है। एक बड़ी दुर्घटना के रूप में ये हमारे सामने आया है, तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। नागालैंड से वहां पर भी उस घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे, और भी तमाम सुर्खियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी शार्दुल एक बार जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की वो हमारे श्रोताओं के सामने रखें, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। पहली सुर्खी वही है, नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में 14 नागरिकों की एक आर्मी ऑपरेशन में मौत हो गई और सेना पर काफी लापरवाही के इल्जाम भी लगे। और वामपंथी पार्टियों ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, इन सब ने नोटिस भी दिया और ये कहा कि आफ्स्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, वो हटना चाहिए। एक खास बात इसमें यह भी पता चली कि सेना ने मरने वालों की पहचान पहले करने की कोशिश नहीं की गोली मारने से। इसे बता रहे हैं, अभी हम इस पे चर्चा भी करेंगे कि ये फॉल्स इंटेलिजेंस का कुछ मामला था, इंटेलिजेंस में गड़बड़ हुई थी। दूसरी सुर्खी भी सेना से ही जुड़ी हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी और उनके साथ 11 और लोग ऊटी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। ये एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर था और वो कुन्नूर जा रहे थे, ऊटी के पास छोटे से टाउन में। राजनीति से जुड़ी खबर में भारत सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली और किसानों ने अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कल कर दी। कल से मेरा मतलब है 9 तारीख को, 9 दिसंबर। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आंदोलन फिलहाल स्थगित है और यूनियन 15 जनवरी को फिर से मीटिंग करेंगी और रिव्यू करेंगी, देखेंगी कि सरकार को जो प्रपोजल दिए गए हैं उन पे वो कैसे काम कर रही है। राज्यसभा में जो 12 MP सस्पेंड चल रहे हैं उनके लिए सोमवार का भी ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट ही रखा, क्योंकि वो जो 12 MP सस्पेंड किए गए थे उनके सस्पेंशन के खिलाफ अभी प्रोटेस्ट जारी है। और एक रिपोर्ट भी आई जिसमें भारत को काफी जो हंगर इंडेक्स है और इनकम इनइक्वालिटी है, आय की असमानता, उसमें भारत और नीचे गिरा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को ये कहा कि ये जो भूख का इंडेक्स है वैश्विक, इसकी कुछ बनाने की प्रक्रिया शायद ठीक नहीं है, क्योंकि भारत 94 नंबर से 101वें नंबर पर गिर गया। हमने पहले सुधा भारद्वाज के बारे में बात की थी, तो एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को करीब 3 साल बाद बेल मिल गई और उनकी रिहाई हो गई। हालांकि वो अभी मीडिया से बात नहीं कर सकती उनकी जमानत की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से, लेकिन फाइनली उन्हें बेल मिल गई है। फिर यही मेन हेडलाइंस हैं जी। तो सुर्खियां कई सारी हैं जिनका जिक्र शार्दुल ने किया, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, जो बड़ी दुर्घटना हमारे सामने आई है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं थे और पहले अध्यक्ष थे जनरल विपिन रावत, उनके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मौत हो गई। साथ में उनकी पत्नी की भी का भी निधन हुआ है और उनके साथ उनके 11 कर्मचारी जो साथी सैनिक थे और उनके स्टाफ के लोग थे, उनके भी निधन की खबर आई कल। और इसकी वजह से एक बड़ा क्योंकि एक संकट की भी स्थिति बनी, क्योंकि सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था उनकी मौत का मामला था। कल ये, जैसा कि शार्दुल ने बताया, वहां पर तमिलनाडु में ऊटी के पास उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसके बाद कल रात में इन लोगों का शव लेकर यहाँ पर दिल्ली लाया गया। वहां पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम अन्य अधिकारियों और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है अपनी।
इसके बाद आज उन लोगों का अंतिम संस्कार होना है। हालांकि अभी एक चूंकि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि जिसमें ज्यादातर लोगों के शरीर बुरी तरह से झुलस गए थे और सबकी पहचान संभव इमीडिएट तत्काल पहचान संभव नहीं हो पाई थी। तो डीएनए टेस्ट उन लोगों का होना है, बहुत सारे लोगों का होना है। 3 लोगों की पहचान हो गई, जिनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और मेजर जनरल एक एमएस लीडर हैं जो कि उनके स्टाफ के सदस्य थे। तो इन 3 लोगों की पहचान हो पाई है। बाकी लोगों की पहचान होने के बाद उनके शव परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। ये घटना हुई। जनरल बिपिन रावत इससे पहले भारतीय सेना के जो हमारी आर्मी है, थल सेना है, उसके प्रमुख रह चुके थे। और जब ये पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्रिएट हुआ तो उनको इस पद पर पहली नियुक्ति मिली थी। और इसका जो सबसे बड़ा, बहुत लंबे समय से ये एक डिमांड थी और ये मांग थी कि इस तरह का एक पद हो जो कि तीनों सेनाओं के बीच में आपस में समन्वय, सामंजस्य स्थापित करने का काम करे। और उस दिशा में, जैसा कि जो जानकार हैं, रक्षा मामलों के लोग हैं, जो जनरल बिपिन रावत को जानते थे, जो सेना के और रक्षा मामलों से जुड़े हैं, वो बताते हैं कि जनरल बिपिन रावत ने इन बीते 2 सालों में काफी अच्छा काम किया था। 2019 में उन्हें बनाया गया था। 3 साल का उनका कार्यकाल था और अभी 1 साल उसमें बाकी थे। उससे पहले उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। आनंद, ये जो पद था, ये जो जितने महत्व का पद था, जितना बड़ा पद था, उसके बाद वहां पर जो घटना हुई है, जिसकी वजह से एक खालीपन जो आया है, उसके क्या संभावित या आशंकित परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या, जैसे बहुत सारी बातें सुनी जा रही हैं कि जो ये सिनर्जी का काम था और जो तीनों सेनाओं के बीच में उन्होंने एक थिएटराइजेशन, जो मिलिट्री थिएटर का एक सब क्रिएट करने की जो स्थिति थी, बनाई थी उन्होंने, वो उस पर एक तरह के विपरीत असर पड़ने की बातें कही जा रही हैं। इसमें ये है कि जो आधुनिक सेनाएं हैं, जो मॉडर्न आर्मीज हैं, वो जनरली जो इंडिविजुअल्स को आउटग्रो कर गई हैं। तो इंडिविजुअल्स के आने जाने का उतना असर मॉडर्न आर्मीज पे देखा नहीं जाता है। लेकिन ये जो पोस्ट क्रिएट किया गया है सीडीएस का, इसमें एक है कि एक गैप ये भी है कि बहुत देशों में जो ये समन्वय वाला पोस्ट है, जो कोऑर्डिनेटिंग एक सिंगल पॉइंट है, उसमें ऑटो मोड पे रहता है कि मिनटों में या घंटों में जो है वो कोई रिप्लेस कर लेता है। लेकिन वैसा अभी चूंकि नया है, या फिर यहाँ निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो वैसी अभी भी तेज नहीं है, तो एक गैप है अभी तक कि किसी को उन्हें रिप्लेस कर लेना चाहिए था सामान्य परिस्थिति में। लेकिन भारत में अभी भी मेरे ख्याल से सैन्य मामलों में उतनी तेजी नहीं है अपॉइंटमेंट्स में। और जो आपने कहा कि ये समय बहुत दिनों से, इन दशकों से इसकी बात थी। इनफैक्ट एक बार तेजी भी पकड़ा था जब 2008 में मुंबई हमलों के बाद इसकी बहुत आवश्यकता लगी और श्याम सरन उस समय एक नेशनल सिक्योरिटी जो विदेश सचिव थे, उनको अपॉइंट किया गया था उसका अध्यक्ष। तो बात होने तक आ गई थी, लेकिन कुछ कारणों से रह गया था। तो फिर 2019 के दिसंबर में ये निर्णय हुआ, 2020 में इनकी नियुक्ति हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट इसलिए भी है क्योंकि मिलिट्री के लिए तो है ही, और सिविल मिलिट्री बैलेंस के लिए, क्योंकि कई ऐसी मीटिंग्स थी इवन डिफेंस मैटर्स पे, जिसमें कि रक्षा सचिव जो ब्यूरोक्रेसी के भाग हैं वो शामिल होते थे, लेकिन कोई भी सेना अध्यक्ष या वायु सेना अध्यक्ष या फिर नेवी के अध्यक्ष नहीं होते थे। तो अकेले आउटवे कर जाते थे सिविल सर्विस के लोग, लेकिन एक समन्वय तौर पे एक जो तीनों का मिलाकर एक ज्वाइंट, जो आपने बोला सिंगल थिएटर क्रिएट करना। अभी भी कुछ आलोचक कहते हैं कि इनमें डायरेक्शन देने का पावर नहीं है सीडीएस में, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तीन ही सेनाओं में से एक भी चीफ को। लेकिन फिर भी जो भी है अभी ये प्रोसेस में है और
एक सिंगल थिएटर ज्वाइंट करना, तीनों के एनर्जीज को हार्नेस करना, ये है। फिर बजटरी एलोकेशंस में तीनों को फेयर एलोकेशन हो, ये सब में अभी भी काफी जो है एक सकारात्मक रोल है। तो आपने जो कहा कि हाँ, इसमें जो है ज्यादा पॉलिटिकिंग नहीं होनी चाहिए और इससे रिक्ति को तुरंत भरा जाना चाहिए। जी, आपने जो इशारा किया कि जो सक्सेशन प्लान होता है, आमतौर पर हमने देखा है कि आर्मी के मामलों में सक्सेशन प्लान बहुत नीचे तक बहुत क्लैरिटी के साथ स्पष्ट रहता है, लेकिन चूंकि ये पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बना है, तो उसमें उतनी क्लैरिटी का अभाव है, उतनी स्पष्टता नहीं है कि सक्सेशन प्लान क्या होगा उनकी उपस्थिति में। शायद जिसका जिक्र आनंद आप कर रहे हैं कि वरना तत्काल ही इस पद पे किसी न किसी के कुछ घंटे या कुछ एक आध दिनों के अंदर में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि कौन उस स्थान को भरेगा या कौन उनके स्थान उनकी जगह लेगा। ये रिक्ति ये बताती है कि शायद अभी भी उतने बड़े व्यापक स्तर पर जो सक्सेशन प्लान है और जो प्रक्रिया है वो अभी मजबूत नहीं हो पाई है। उसकी एक वजह ये भी है कि शायद जो आपने कहा कि ये पूरी तरह से सैन्य अधिकारी का जॉब नहीं है, ये एक तरह का सेक्रेटेरियल पोजीशन भी है, तो उसमें सैन्य और सेक्रेटेरियल दोनों पोजीशन का संतुलन एक तरह से करके चलना है। इसकी वजह से भी शायद देरी आ रही है, आनंद। जी हाँ, ये भी है, लेकिन इसके ढांचे तय होने चाहिए। वो है सेक्रेटेरिएट। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नया विभाग बना है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और जो सीडीएस हैं उनको उसका एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है। तो एक तरह से ये एक ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट भी है और सैन्य समन्वय का भी पोस्ट है, तो दोनों का समावेश है। लेकिन उसकी प्रकृति जो भी हो इस पोस्ट की, लेकिन क्योंकि ये इतना संवेदनशील पोस्ट है, इसमें नियुक्ति में जो निर्णय है वो तेज होना चाहिए। ठीक बात। सम्राट और शार्दुल, आप लोगों को भी मैं इस बातचीत में ले आना चाह रहा हूं। अगर जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व की बात करें, एक सेना प्रमुख के तौर पर देश ने उनको देखा, फिर सीडीएस के रोल में देखा, कई बार उनकी जो मतलब कहते हैं ब्लंटनेस थी, जो बहुत ही मुखरता थी, वो बहुत ऐसे साउंड करते थे कई बार कि जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी। उस पद पर रहकर भी कई बार ये एक सैनिक और एक डिप्लोमेट के बीच का जो अंतर है वो भी बताता है हमें कि सैनिक किस तरह से बात करता है और एक डिप्लोमेट किस तरह से ट्रेंड होता है। ये ट्रेनिंग का अंतर था। मसलन मैं उनके जो हाल फिलहाल के का एक बयान है जिस पर बहुत विवाद हुआ, और बेसिकली उस विवाद के कई तरह के दूरगामी नतीजे देखे गए, जिसमें कि एक बयान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फोर्थ जनरेशन वॉर जो होगी वो सिविल सोसाइटी के खिलाफ होगी, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक बड़ा खतरा बन गई है। उसी के आसपास उनका बयान आया था जनरल बिपिन रावत का कि भाई कश्मीर में जो टेररिस्टों की मॉब लिंचिंग है वो वहां की जनता उससे खुश है और उसको वरदहस्त मिला है, तो मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को, वो पॉलिटिकली बहुत इनकरेक्ट बयान था, फिर भी और उसको लेकर काफी विवाद भी हुए। तो एक सैनिक के रूप में कई पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के जो कि हमारे सामने आए। सम्राट, आप कैसे देखते हैं उनके पूरे व्यक्तित्व को? देखिए, मैं डिफेंस कभी कवर नहीं किया, तो मैं तो एज अ लेमैन ही बोल सकता हूँ, जो थोड़ा बहुत जो न्यूज में कभी कभार खबर, हाँ। उसी से जो इम्प्रेशन बिल्ड हुआ तो ये आपने जैसे जिस स्टेटमेंट की बात की, तो ऐसे स्टेटमेंट सुन के कभी लगता था कि शायद एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इन मामलों में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था, और हमारे देश में हमेशा ऐसा रहा है कि आर्मी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आर्मी पॉलिटिक्स में एक बार घुस जाए तो पाकिस्तान में जो हाल हुआ है वो यहाँ भी होगा। पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर करते करते फिर डेमोक्रेसी का कुछ रहेगा नहीं। तो ये परहैप्स क्या बोले, ये जो ब्लंटनेस की आप बात कर रहे हैं, ये ब्लंटनेस वो शायद होना चाहिए सोल्जर में, पर पब्लिक स्टेटमेंट्स में नहीं आना चाहिए। ठीक बात है। और
उसके पॉलिटिकल कोनोटेशंस अगर हैं तो फिर और वो थोड़ा चिंता की बात हो जाती है। शार्दुल, आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो जनरल बिपिन रावत का अपना पर्सनैलिटी था, जो व्यक्तित्व था, उसको कैसे आप आंकते हैं? देखिए, इस मामले में सम्राट और मैं एक ही नाव के तैराक हैं। लेकिन ये तो है, दुखद घटना है, और उनके जो भी स्टेटमेंट रहे हों, लेकिन उनका और कई और अफसरों का इस तरह से दुर्घटना में जाना तो सेना के लिए केवल इमोशनली नहीं, वैसे लॉजिस्टिकल नुकसान भी है, क्योंकि हर अफसर की, हर जवान की ट्रेनिंग में सरकार पैसा खर्च करती है, समय देती है, और उसका एक प्रोग्रेशन होता है। आपने जो सक्सेशन की बात कही, मुझे लगता है, जितनी मेरी लेमैन नॉलेज है, जितना मैंने एक आध दिन में पढ़ा, वो ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, और इसीलिए प्रस्तावित नाम अभी सबके सामने नहीं है। दूसरी चीज ये, सीडीएस में, हाँ, जैसा आनंद ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन सॉर्ट की तरह की पोस्ट है, क्योंकि जैसा कुछ सिविल और मिलिट्री का मिक्स है। जी, क्योंकि पहले हमेशा कंप्लेंट रही कि सेना से जुड़े मामलों के निर्णय लेने में बड़ी देर लग जाती थी, और आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी नहीं हो पाता। तो दुनिया में जितने भी बड़े सेना के संबंध में बड़े देश हैं, जिनकी अच्छी खासी सेना है, वहां पर अधिकतर जगह, जिनसे कम से कम भारत compete करने की सोचता है, तो वो हमेशा से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रखते हैं जो सीधा राजनीतिक तरफ से भी और ब्यूरोक्रेटिक तरफ से भी कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है। ये स्ट्रैटेजिक पोस्ट भी है। तो ये दुख की बात तो है ही। बाकी उनके राजनीतिक वक्तव्य में देखिए, सबकी अपनी राजनीति है। जैसा सम्राट ने कहा कि जब तक आप पदस्थ हैं, कम से कम जब तक आप सेना में किसी भी पद पर हैं, तो ये दीवार बनी रहनी चाहिए कि आप राजनीतिक मामलों में अपनी राय खुलकर ना रखें, क्योंकि होता क्या है, अफसर रखेगा तो वो फिर रखने की बात नीचे तक भी जाती है, क्योंकि खासतौर से सेना में जो भी अफसर होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है। बाकी तो देखिए, दुखद घटना है, असमय किसी का भी जाना दुखद घटना है, और इतने वरिष्ठ व्यक्ति का इतने सारे अफसरों के साथ, तो उनके परिवारों के लिए बहुत शोक की बात है। तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है। एक बात है, ये जो स्थिति है उसमें इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि इस तरह की जो घटना, जैसे जो ये दुर्घटना हुई है जिसमें जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 और सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है, ये इंडिविजुअल जो परिवारों की क्षति है, जो नुकसान है, वो तो है ही है। ओवरऑल कलेक्टिव एक देश के संपत्ति का भी बड़ा नुकसान है, जिसका इशारा शार्दुल ने इशारा किया कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, लंबे समय में डेवलप होती हैं, और जनरल बिपिन रावत एक तरह के एसेट थे देश के लिए, जो अपने अनुभव से, अपनी सीख से, अपने प्रतिभा से बहुत कुछ दे सकते थे आने वाले कई सालों में, जिसका इस्तेमाल देश करता, जिसका फायदा देश को मिलता। और वो तमाम 11 अधिकारी जिनसे भी हम यही अपेक्षा करते, तो देश इस उम्मीद से पूरा एक कलेक्टिव तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स में, उसका चला जाना भी, उससे भी महरूम हो जाना देश का, ये एक बड़ा वो नुकसान है इसमें, इस पूरे घटना में। आनंद, कोई आखिरी टिप्पणी आप इस पर करेंगे, फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, उनके जैसे कि उनके आकलन में एक तो है कि मिलिट्री पैरामीटर्स हो सकता है, एक नॉन मिलिट्री जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। तो मिलिट्री पैरामीटर्स पे जैसा आपने कहा, काफी सक्षम अधिकारी थे, और कई महत्वपूर्ण, वो इंटरनल सिक्योरिटी का हो या फिर बॉर्डर एरियाज में वगैरह, ये सब उन्होंने बहुत 80 में जैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, फिर वापस गए थे 2010 या 11 के करीब, वहां फिर से गए थे। और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह का जो था, उन्होंने जो पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर एरियाज में सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पहले उन्होंने 2015 में जो है नागा मिलिटेंट्स के खिलाफ म्यांमार में प्रवेश करके सर्जिकल स्ट्राइक को लीड किया था या मॉनिटर किया था, तो उसके भी अग्रदूत बने। और बाद में वो, और दूसरे एक और पक्ष है उसमें कि कई बार उनके राजनीतिक बयान जो हैं वो गलत उदाहरणों की वजह से विवादास्पद हुए। उन्होंने गलत कुछ पैरेलल्स दे दिए, पॉइंट, अपना आर्गुमेंट मान लीजिए सटीक हो, लेकिन जो उदाहरण जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहा, और कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी उन्हें कोट किया गया, ये मैंने 2-3 बार देखा।
उसके कारण भी। और तीसरी बात है कि तृतीय देश के जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उसमें एक डीप डिस्ट्रस्ट आर्मी का ऐसे भी है, और उसमें जो है कोई भी राजनीतिक रंग लिया वाला वक्तव्य थोड़ा सा और भी डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। लेकिन एक ये बात है, एक उनका जैसे कि बयान आया कि था जो डर्टी वार इनोवेशन वाला, जो कर्नल गोगोई ने वो जीप पर किसी सिविलियन को बांधा था, वो स्टोन पेल्टिंग वगैरह से बचने का उनका जो उद्देश्य थे, वो एक हुआ। फिर उन्होंने असम में एक स्टेटमेंट दिया था जो कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हुआ था, और लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उदाहरण उन्होंने गलत दिया था, भले ही उनका आर्गुमेंट सही हो, क्योंकि घुसपैठ से जो आंतरिक सुरक्षा पे असर है, लेकिन उन्होंने उसका उदाहरण गलत दिया था। उनका तर्क सही था लेकिन उदाहरण गलत था, लेकिन थोड़ा सेंसेशनल हेडलाइन भी बना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन कई बार उनके ब्लंटनेस से बाद में हाइंडसाइट कुछ चीजों पे, जैसे कि चाइना को अंकित करना जनरली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में फैशनेबल नहीं था, खरी मतलब एकदम स्पष्ट कोई नहीं बोलता था। उन्होंने बहुत पहले डोकलम वगैरह से पहले बोला था कि 2 फ्रंट वार इंडिया लड़ेगा, और ये स्पष्टता विजन ये सब में कई बार वो ब्लंटनेस जो है लीडरशिप के लेवल पे ऐसे स्पष्टता की उम्मीद भी कई बार की जाती है। मतलब पॉलिटिकल क्लास तो नाम लेने से कतराएगा क्योंकि उसके बहुत सारे रिपरकशन होते हैं, बहुत सारे उसके निहितार्थ होते हैं। वो मतलब सैन्य लेवल पे भी नहीं, तो वो कई बार जो है वो ब्लंटनेस रिफ्रेशिंग भी रही, कई बार विवादास्पद भी रही। ठीक बात। मेरे ख्याल से इस पर हमें आगे थोड़ा सा बढ़ना है क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। एक बड़ी घटना सामने आई जिसमें सेना के हाथों 14 नागरिकों की हत्या हुई, मारे गए नागालैंड के मोन जिले में। हमारे साथ सम्राट हैं। सम्राट ने न्यूज लॉन्ड्री पर इस बारे में एक लेख भी लिखा है, आर्टिकल भी लिखा है। पूरे ओवरऑल जो अब तक जानकारी सामने आई है उसमें ये है, जो कि लोकसभा में गृह मंत्री का एक बयान हुआ है, उसमें उनका ये कहना है कि भाई ये पहचान में चूक का मसला था, और पहचान में गलत हुई, और या इंटेलिजेंस इनपुट जो थे वो गलत थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी अब बन गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, नागालैंड की विधानसभा ने इस मामले में एक प्रस्ताव पारित किया है और उसने आपसपा को रिपील करने की बात कही है। एक एफआईआर भी दर्ज हुई है इस मामले में, जिसमें आर्मी के अफसरों को नामजद किया गया है। इसके अलावा आर्मी ने खुद भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की है। ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा सम्राट, अगर आप हमें बता पाएं पूरे घटना के बारे में विस्तार से, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और अभी क्या स्थिति है? क्या हुआ वो तो अब तक बहुत जगह पे छप के निकल चुका है और पब्लिश हो चुका है। फिर भी हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, सभी बेसिकली सारे रिपोर्ट्स टीवी के हो या प्रिंट के हो या ऑनलाइन के हो, ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही आया है कि ये जो थे ये वहाँ के लोकल लोग थे, माइनर्स थे वहाँ के गांव के। वहाँ ओटिंग नाम का एक गांव है और उसके पास तिरू नाम का एक गांव है। तो ये ज्यादातर ओटिंग गांव के लोग थे, और ये तिरू के पास वहाँ पे कोल माइनिंग करते थे, कोयला का माइनिंग करते थे। और ये काम से शाम को वापस लौट रहे थे जब उन पे गोलियां चली, और वो उनमें एक ओपन पिकअप ट्रक में वापस आ रहे थे। जी। तो उसमें जो 8 लोग थे उसमें से 6 लोग वहीं पे मर गए गोलियों में, और 2 लोग हॉस्पिटल में गए। तो ये 2 लोग जिनको जो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने हमला किया था, उन्होंने वहां से निकाल के डिब्रूगढ़ के अस्पताल में वो फाइनली पहुंचे। और उनमें से 2 में से एक का बाद में इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू भी छपा है, और उस इंटरव्यू में वो ज्यादा तो बात नहीं कर पाया, पर वो ये बोला कि किसी ने कोई रोकने की बात नहीं करी उनको कि रुक जाओ या ऐसा कुछ, कोई वार्निंग नहीं था। अचानक उन पे गोलियां चली और वो ढेर हो गए। जी। और उसके बाद गोलियों की आवाज से गांव के लोग और इकट्ठे हो गए जल्दी से, मतलब वो आसपास के गांव से लोग आ गए जल्दी।
और उन्होंने देखा वहां पे कि ये आर्मी के लोग उनके गांव के लोगों को एक एक पिकअप ट्रक से दूसरे पिकअप ट्रक में शिफ्ट कर रहे हैं, और उनके जो क्योंकि वो माइनर्स थे और उनके पास कोई वेपन्स नहीं थी, तो उनके अभी ऐसा एक मतलब क्या बोले, एक सस्पिशन है जो कि वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस, बीजेपी पॉलिटिशियन जो है वहाँ के, वो भी यही बोल रहे हैं कि उनके जो है कपड़े वगैरह चेंज किए जा रहे थे ताकि ये दिखाया जाए कि उनको सही में एनकाउंटर में मारा गया था और वो सही में मिलिटेंट्स थे। तो अच्छा, तो ये सेना की तरफ से ये इस चीज छुपाने की चीज कोशिश सामने हाँ, ये वहाँ के लोग ये संदेह करते हैं कि ऐसा हो रहा था, और उन्होंने पकड़ लिया। और उसके बाद वो वहाँ पे उनका झड़प हो गया, और गांव वालों के साथ जो वहाँ पे झगड़ा हुआ या लड़ाई हुआ, उसमें सेना का एक जवान मारा गया। क्योंकि गांव में लोग जो चलते फिरते हैं वो काफी बार उनके पास, वो खेत वेत में काम करते हैं तो उनके पास दाव वगैरह होता है। तो एक वहाँ पे सेना का आदमी वहाँ पे मर गया, और सेना ने फिर से गोलियां चलाई, और उसमें और 8 लोगों की फिर से मौत हुई। हाँ, फिर से 7 शायद वहाँ पे तभी मर गए, और और लोग जख्म हो गए। जी। तो इस पूरे ये जो पूरा ये घटना जो हुआ, इसका पूरा लगभग पूरे का पूरा का ही वीडियो भी है। लोगों ने वहाँ पे वीडियो भी लिया है, और वो मोबाइल फोन वीडियोस जो हैं वो निकल गए, वो वहां से सबने देखा। नागालैंड के सब लोगों ने देखा होगा अब तक, बहुत बहुत लोगों ने देखा होगा अब तक। और शव जो है, वो शव को लेके वो वहाँ के जो पास के नजदीक के जो टाउन है, वहाँ पे मॉन टाउन करके, वहाँ पे जाने वाले थे। तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि वो डेड बॉडीज वहाँ पे आने वाले, और वो बॉडीज वहाँ पे नहीं आए। वो किस वजह से नहीं आए वो मुझे नहीं पता, पर वो बॉडीज वहाँ पे लेके आने वाले थे, किसी ने रोका, कुछ हुआ, पर वो बॉडीज तुरंत वहाँ पे नहीं आए। लोग वहाँ पे वेट करते रहे, तो वो उत्तेजित जो जनता था वो फिर से भड़क गया जब उनको पता चला कि वो शव लेके नहीं आ रहे। तो उसके बाद फिर से उन्होंने तोड़फोड़ किया वहां पे, और उसके बाद फिर वो जाके असम राइफल्स का एक कैंप है उस पे हमला कर दिया उन्होंने, मतलब पब्लिक में। तो फिर असम राइफल्स ने फिर से गोलियां चलाई, तो उसमें फिर एक और आदमी मर गया और लोग जख्मी हो गए। तो ये जो पूरा हुआ, इससे वहां का जो माहौल है वो काफी गर्माया। आप समझ सकते हैं कि इतना कुछ हो गया तो लोगों को गुस्सा आ सकता है। और उनका तो यही कहना है कि बेसिकली ये जो पूरा एनकाउंटर था, ये आप सोल्जर्स बोल रहे हैं या फिर पुलिस वाले पहले बोल रहे थे कि ये गलत इंटेलिजेंस की वजह से हुआ है, पर अभी नागालैंड पुलिस ने वहां पे मर्डर का केस रजिस्टर किया है जी, सेना के खिलाफ। हाँ, तो ये अपने आप में एक पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें कि सेना के खिलाफ FIR इस तरह की दर्ज हुई है 302 के तहत। यूजुअली वहां पे कुछ भी नहीं होता है, लोग मर भी जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। इस केस में भी शायद नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है और 1958 से लागू है, जबकि मतलब वो पहली बार AFSPA जब क्रिएट किया था तब से लागू है। तो अभी 63 इयर्स हो चुका है और ये तब से लागू है, और हर 6 महीने उसको बढ़ाया जाता है। तो उस कानून के तहत सेना किसी को गोली मार के मार भी दे तो कुछ कार्रवाई नहीं हो सकता, और वो सिर्फ सस्पिशन पे, मतलब अगर किसी को संदेह हो तो वो गोली चला के जान से मार सकते हैं। और तो इसमें सम्राट माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोक के एक चीज यहीं पे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आनंद को या शार्दुल को इस बारे में जानकारी हो तो वो जिस तरह का ये मामला है, बहुत साफ सबूत हैं कि इसमें मतलब एक तरह से ओवर रिएक्शन किया सेना ने और सिविलियंस के ऊपर गोली बरसाई गई और सिविलियंस की। तो क्या ऐसे में केवल आफ्स्पा के शेल्टर में, आफ्स्पा के आवरण में आरोपी जो जवान है उनको छोड़ा जा सकता है, या उनके ऊपर भी कार्रवाई का कोई प्रावधान आफ्स्पा के अंदर है? मेरे ख्याल से आफ्सा में मुझे जितनी जानकारी हो सकता है मैं गलत हूँ, इसमें जो है मिलिट्री कोर्ट ही कार्रवाई कर सकती है। जी, इनका अगर कुछ होगा तो वो कोर्ट मार्शल ही होगा। और जो रक्षा जनसंपर्क अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुनीत वर्मा,
उन्होंने कहा भी है कि ये घटना के बाद जो हुआ वो खेदजनक तो है और इसकी सेना भी जांच करेगी कि गलती कहाँ पर हुई उनसे। तो इस लिहाज से देखा जाए अगर सम्राट, तो जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बहुत खास मायने नहीं रखता, उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो सिंबॉलिक ही है, वो आप बोल सकते हैं कि सिंबॉलिक ही है। मिलिट्री डिसाइड करता है, और मिलिट्री क्या डिसाइड करता है और किसको आज तक पनिश किया, वो नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में आप पूछ के देखिए, आपको कोई बता सकता है अगर एक भी केस कि मिलिट्री ने रेप, मर्डर कुछ भी हुआ हो, किसी को पनिश एक्चुअली किया हो, वो लोगों को पता चला हो। अगर किया भी है तो पता नहीं चला। ज्यादातर तो हम यही जानते हैं कि वो वहां पे रेप करे, मर्डर करे, कुछ भी करे तो कुछ नहीं होता है। जी, तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि हमने देखा वहां के मुख्यमंत्री निफियो रियो का जो बयान आया, उन्होंने इस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रूप से भी ये घटना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। आप राजनीतिक हलकों में ये किस तरह से इस पर बात हो रही है सम्राट? राजनीति में कुछ नहीं होने वाला, वो सब बेसिकली वहाँ पे कोई भी पार्टी आता है तो वो आफ्टर ऑल वहाँ पे वो डेफिसिट स्टेट्स हैं, बजट दिल्ली से जाता है, वो पूरा का पूरा पार्टी जो दिल्ली में पार्टी होता है वो वहाँ के अपने बोर्ड चेंज कर लेते हैं, और वो रूलिंग पार्टी दिल्ली में है उसके साथ हो लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। पर ये पब्लिक जो है, पब्लिक वहाँ पे नागालैंड, मणिपुर वगैरह सारे स्टेट्स में बहुत सालों से ये बोल रहे हैं कि इसको आप हटाइए, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि गलत काम हो जाते हैं। आर्मी में शायद गलती से हो, शायद रॉन्ग इंटेलिजेंस से हो, शायद आर्मी में भी हर कोई अच्छा नहीं होता है, बुरे लोग भी होते हैं, कभी कभी फायदा उठा लेते हैं सिचुएशन का। ऑपरेशन के दौरान किसी को ब्लैकमेल कर दिया, मार दिया, रेप कर दिया, कुछ कर दिया। आप कम से कम वो सब केसेस में आप जस्टिस करिए। और ये 1958 से आज तक क्यों चल रहा है? इसको कहा जाता है कि ये स्पेशल लॉ है, 6 महीने, हर 6 महीने पे एक्सटेंड किया जाता है। आपने बोला कि मिलिट्री को खुला हाथ दे दिया, खुला हाथ दे दिया 1958 में, अब 60 साल से ऊपर हो गया, अभी भी वही बात है। तो ये अभी ये एक स्पेशल केस नहीं है, अभी ये नॉर्मल हो गया है वहां पे। इसका मतलब ये है कि वो अभी ऑक्यूपेशन है, इट इज एन आर्मी ऑक्यूपेशन। अभी वो स्पेशल केस से निकल के वो 60 साल का ऑक्यूपेशन बन गया। ठीक बात। तो ये इस पूरी घटना ने एक बार फिर से उस पर सवाल खड़ा किया है जो पूरी पीस प्रक्रिया थी, जो क्योंकि लंबे समय से, जैसा आप बता रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर आफ्सपा लगा हुआ है, आर्मी ही सब कुछ देखती है, सब कुछ डील करती है, सब कुछ तय करती है। तो पीस टॉक जो जहां से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होनी है, सिविल जो पॉलिटिक्स जहां से का एंट्री जहां होना है, वो पूरी तरह से डीरेल हो जाएगी इस घटना के बाद, या डीरेल हो गई है? एक बार फिर से वो बातचीत का कोई मायने नहीं रहेगा, बातचीत खत्म हो जाएगी? नहीं, बातचीत तो चल ही रहा है। बातचीत 1997 से जो मेन ग्रुप है एनएससी एंड आईएम, उनके साथ चल रहा है। बातचीत का कुछ हल नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो अड़े हुए हैं कि उनको अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ है कि बात जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता है। तो वो बातचीत का कुछ हल नहीं निकलने वाला है मेरे ख्याल से। वो बातचीत चलती रहेगी, और बातचीत चलनी भी चाहिए, क्योंकि बातचीत अगर नहीं होगी तो लड़ाई होगी वहां पे, वो अच्छा नहीं रहेगा। एफएसपी का एक और पॉइंट मैं पहले बोलना भूल गया, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, लेकिन ये एएफएसपीए जो है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ही लागू होता है। जो माओइस्ट वगैरह एरिया है वो क्योंकि देश के अंदर है, बीचों बीच, वहां पे एएफएसपीए नहीं है। तो ये सिर्फ जो हिंदी भाषी नहीं है, जो दूसरे लोग हैं, उन्हीं के ऊपर लागू होता है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं डालते? ये भी एक बड़ा मसला है। आनंद, ये जो पूरी बातचीत की प्रक्रिया है, या जो आफ्सपा का पूरा मुद्दा है, बार बार इस पर सवाल उठे हैं, और हमने देखा कि किस तरह से एक 25 साल लंबा रोम शर्मिला ने इतना लंबा सत्याग्रह किया, उसके बाद भी उनको भी एक तरह की असफलता ही हाथ लगी। तो ये आफ्सपा एक तो बड़ा मुद्दा है, ऊपर से ये जो पीस टॉक का मसला है, पीस टॉक अगर इस तरह से चल रही है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना से वो जो जहां पे भी वो बातचीत पहुंची हो, वो एकदम से फिर से जीरो पे पहुंच जाएगी। नहीं, जैसा कि सम्राट ने बताया कि 1958 से लागू है, तो उस समय तो एक जैसे एक राज्य की जो टेरिटोरियलिटी है, उसको तो टेरिटोरियल सिक्योरिटी
सिक्योर करने की एंजाइटीज थी, तो मिलिट्री प्रेजेंस का एक था कि उसी से टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन है या इंटीग्रेशन जिस तरह से देखिए उसको सिक्योर किया जा सकता है, तो उस समय वो एक गवर्निंग लॉजिक था। और उसके बाद धीरे-धीरे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए, उनका पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सटॉर्शन या वायलेंस का जो रहा, उसको कंट्रोल करने में कई बार क्या है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जैसे कि यहाँ से नियुक्त आईएएस आईपीएस अधिकारी जो वहां जाते थे उसको पनिशमेंट पोस्टिंग मान रहे हैं, क्योंकि उनका रिट चल नहीं रहा पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका भी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसका भी एक समर्थन हो गया कि अब यही एक उपाय है। तो उसमें भी बढ़ता गया और कुछ सभी और कुछ राज्य भी जिसमें ये नहीं था उसमें भी एक्सटेंड होता गया। तो ये एक मतलब कि रहा है, इसमें कई प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। और एक तो जैसे इस घटना से स्पष्ट एक और भी दिखता है कि आर्मी जो है ट्रेंड है एलिमिनेट करने के लिए, एनिमी को किल करने के लिए, उसके वो हाफ मेजर्स सस्पिशन या इंटेलिजेंस के आधार पे हाफ मेजर्स नहीं लेती, जो कि सिविल पुलिस ले सकती है, जैसे टीयर गैस हुआ या और भी चीजें जिसमें कि जान नहीं ले जाए लेकिन चीजों को कंट्रोल में किया जाए। तो फॉल्स इंटेलिजेंस पे भी अगर वैसी कार्रवाई होती है तो जान का नुकसान नहीं हुआ किसी का ये, लेकिन आर्मी तो ट्रेंड है एलिमिनेट करो, किल करो, तो वो ट्रेंड ही है उसी के लिए। तो एक वो पक्ष भी है कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स क्यों नहीं है कि जो कि चीजें अगर गलत भी हो जाएं तो कंट्रोल में रहे, अगर फेलियर भी हो तो कंट्रोल में रहे, ये भी एक है। फिर जैसा कि सम्राट बता रहे थे कि प्रक्रियाएं, जैसे के पद्मनयुआ पहले होम सेक्रेटरी थे, उनके अगुवाई में शांति वार्ता हुई, जो एनएससीएम आइजैक मूवा ग्रुप है, फिर एनएसआईएन, और फिर अभी वहाँ एक गवर्नर गए थे रविंद्र नारायण रवि, तो उनके वो गवर्नर भी एक्चुअली इंटरलोक्यूटर ही थे केंद्र सरकार के पहले नागाज के साथ, जो कि विवादास्पद रहा क्योंकि ये ग्रुप का एक खेमा उनसे खुश नहीं था। वो शायद वो गवर्नर भी वहां से तमिलनाडु चले गए हैं, वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे के.एन. रवि। तो वो भी प्रक्रिया जो 2015 में शायद इन्होंने घोषणा कर दी कि एकदम सक्सेसफुली एक पैक्ट हो गया है, जो कि दिखता नहीं है क्योंकि ये फिर क्योंकि वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनमें भी कई लोग हैं, एक खेमा है जो संतुष्ट नहीं है, जैसा सम्राट बता रहे थे उनकी मांगे अभी भी कुछ हैं, तो ये सब चल रहा है। तो इस बीच जो है अभी भी मेरे ख्याल से आर्मी को दूसरे तरीकों से सेंसिटाइज करने के लिए कि सिविलियंस या काउंटर इंसर्जेंसी में और नर्म तरीके कैसे हैं उसका सामना करने के लिए इस पे जरूरत है, और आपदा का हटना तो वो एक मुद्दा हमेशा रहा ही है। ठीक बात। शार्दुल जी, ये जो पूरी घटना हुई नॉर्थ ईस्ट वाली आप देख रहे हैं, अपने देखा सम्राट की भी स्टोरी और अभी काफी सारी बातें हुई आफ्स्पा को लेकर, आपकी अपनी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, मैं सच बताऊं कि मैं इतना आफ्स्पा के मुद्दे को फॉलो नहीं करता था, लेकिन ये घटना ने जब सामने लाया तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो, और इंटरेस्टिंग मैं घटना को नहीं कह रहा, मतलब ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका इतना आसानी से सुलझ पाना भी पॉसिबल फिलहाल नहीं है। जैसे कि ये जो आफ्स्पा कानून था, ये पहले ऑर्डिनेंस के रूप में आया था मई 1958 में, और फिर इसे कानून बना दिया गया। जैसा कि सम्राट ने कहा कि फिर वो रिन्यू होता रहे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो हमला हुआ जिस गुट का शक था, ये एनएससीएन के, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो के जो है वो खापलांग इनकी एक ब्रांच है जो अभी तक शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनी है, क्योंकि बाकी जितने मेन ग्रुप हैं इंसर्जेंट्स के, उन पर सेना को इस तरह से ऑपरेशन करने का, हमला करने का अधिकार नहीं है उस शांति वार्ता की शर्तों के अंतर्गत। तो ये बाहर है और इसका जो केंद्र है वो म्यांमार में है। जो जिला है मुंग जिला, ये एक तरफ म्यांमार से लगता है, दूसरी तरफ अरुणाचल से लगता है और चीन के भी काफी पास पड़ता है। तो ये बहुत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एरिया भी है। तो ये सारी चीजें मिलके इतना टेंस सिचुएशन बना दे रही है ना। अच्छा, आरोप जो लगे उसमें कई विपक्ष वाले भी थे और उत्तर पूर्व के लोग भी थे,
उन्होंने कहा कि जो अभी उनकी हत्या हुई थी कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार की, शायद आर्मी उसका कुछ बदला जैसा लेना चाह रही थी, इसलिए इतना ध्यान नहीं रखा गया, पूरी सावधानी नहीं बरती गई और जानकारी की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन देखिए, ये बात तो सत्य है कि आफ्सपा कानून आया नागा इंसर्जेंसी के लिए ही था ओरिजिनली, उसे तभी लाया गया था। उसका पहले नाम था आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस, क्योंकि तब अलग से राज्य नहीं था, पूरा एक बड़ा आसाम ही था। शांति वार्ता हमेशा नहीं चल सकती, शांति वार्ता अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। और जो अब इस घटना के बाद आवाजें उठ रही हैं, राजनीतिक भी, जो आपने एफआईआर की बात की, वो भी एक राजनीतिक संदेश है। वहां देखिए, भले ही लोग संधि कर लेते हों, जिसकी भी केंद्र में सरकार हो, जैसा सम्राट ने कहा, लेकिन फिलहाल वो भाजपा के साथ संधि है उनकी, और भाजपा केंद्र में सरकार है, और सरकार ने खुद भी कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। और किसी भी क्षेत्र में आप किसी को अगर खुली छूट दे देंगे सत्ता की, तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि मतलब बेलगाम सत्ता तो सब चीज के लिए खराब है। आप बिल्कुल किसी की मॉरलिटी पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसको देखा जाना जरूरी है, क्योंकि ये शिकायतें केवल इस इलाके से ही नहीं, जहां जहां आफ्सपा का उपयोग हो रहा है वहां लंबे समय से आ रही है। और कई जगहों पर यहाँ के लिए कह रहे हैं कि नागालैंड के रीजन और उत्तर पूर्व में कह रहे हैं कि कभी किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ सेना की तरफ से, लेकिन कश्मीर में हुआ है, हमें मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है, इसके देखा जाना बहुत जरूरी है। ठीक बात है। किसी भी सिविल सोसाइटी या डेमोक्रेटिक समाज में, जहां पर लोकतांत्रिक देश में इस तरह के जो कानून हैं, जो पूरी तरह से नागरिक अधिकारों के खिलाफ हैं, नागरिक मूल्यों के खिलाफ हैं, आधुनिक जो अवधारणा है लोकतंत्र और राष्ट्रराज की, उसमें जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, आफ्सपा जैसे कानून उसके एकदम बिल्कुल विपरीत पोल पे खड़े हैं। तो ये जो हमारा राजनीतिक वर्ग है, जो सत्ता वर्ग है, उसको सोचना चाहिए कि जिन मूल्यों की बात वो करते हैं, जो संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर, उसके खिलाफ खड़े एक कानून को कितने लंबे समय तक, आपात स्थिति में तो उसका एक फिर भी औचित्य ठहराया जा सकता है कि भाई आफ्सपा यहाँ पे फिलहाल उस परिस्थिति में जरूरी था, लेकिन क्या वो अंतहीन चलेगा? उसका कोई टाइम बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई उसके अचीवमेंट के कोई लक्ष्य नहीं होंगे। तो ये इसका एक खतरा इस रूप में भी मैं देखता हूं कि धीरे धीरे ये जो एब्सोल्यूट पावर है, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, बिना किसी जवाबदेही के जो एब्सोल्यूट पावर है, ये उस हद तक करप्ट बना देता है किसी सिस्टम को, जिसमें फिर वो उस पावर को बनाए रखने के प्रयास करने लगता है, येन केन प्रकारेण छल, मतलब हर साम नाम दंड भेद से, क्योंकि वो इतना आपको पावर देता है और इतना आप उसका एंटरटेन करते हैं, उस पावर को, उसका इतना फायदा उठाते हैं कि आप चाहते नहीं कि वो चला जाए, तो वो चीज वहां से शिफ्ट होकर उसका लक्ष्य कहीं और चला जाता है। इसलिए भी जरूरी है कि किसी भी सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आफ्सपा जैसे कानूनों का एक टाइम बाउंड स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो, फिर उनको हटाया जाए, और उस पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिविल एक निगरानी, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो ये नागालैंड पे भी लागू होता है, ये कश्मीर पे भी लागू होता है, किसी भी हिस्से में जहां पर ये इस समय लागू है। कोई और आखिरी टिप्पणी सम्राट आपकी या आनंद, और फिर हम आखिरी अपने दूसरे विषय पर बढ़ेंगे। एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन, एक्चुअली ये जो शार्दुल ने कहा कि खापलांग गुट जो है एनएससीएन का, वो शांति प्रक्रिया में नहीं है। एक्चुअली खापलांग गुट के अंदर भी 2 भाग हो चुके हैं। और 2015 में जो इंडियन आर्मी पे अटैक हुआ था मणिपुर में, जिसके खिलाफ फिर म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो वो 2015 का जो एम्बुश था, जो कमांडर जो मिलिटेंट कमांडर उसके लिए जिम्मेदार था, वो खापलांग गुट का एक कमांडर था निकी सुमी करके। निकी सुमी ने अपना गुट बना लिया, और 2 महीने पहले वो शांति प्रक्रिया में उसको बहुत इज्जत से उसको लाया गया शांति प्रक्रिया में, और होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी के नाम से उनको वेलकम किया गया कि आप शांति प्रक्रिया में आइए। तो जो मिलिटेंट कमांडर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था 18 सोल्जर्स की मौत के लिए 2015 में, जिसके लिए म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो अभी दोस्त बन चुका है, वो सरकार से बात कर रहा है। हाँ, वो सरकार से बात कर रहा है। और अभी कोई नया कमांडर वहां पे यूंग आंग करके,
युंगांग गुट है, तो वो युंगांग गुट अभी शांति प्रक्रिया में अभी तक नहीं घुसा है। तो अभी ये जो शक था, इंटेलिजेंस था कि उस गुट के कुछ लोग आ रहे, तो एम्बुश उसके लिए मिलिट्री ने सेट किया था। और ये कोई नॉर्मल यूनिट नहीं था, ये स्पेशल फोर्सेस यूनिट था। 21 पैरा रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, तो बहुत हाईली ट्रेन्ड लोग थे। मैं एक छोटा सा जनरल बात कहना चाहता हूँ, मतलब वो ये कि देखिए, आप चाहे आफ्ता का मुद्दा देखिए, मैं बिल्कुल इससे जुड़ा नहीं कह रहा, एक जनरल हमारी गवर्नेंस का पॉइंट, प्रशासन का। 2021 ऐसा साल गया है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, कि हमारे प्रशासन में, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर, जितने वर्षों से मामले लटके हुए हैं, रिफॉर्म नहीं हुए या सुधार नहीं हुए या ओवरसाइट, जैसे आपने कहा, पारदर्शिता नहीं थी, वो हमारे सामने बार बार निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे वो चुनाव आयोग की हमने कितनी बार बात करी, अलग अलग चीजों में बार बार ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं। और यहाँ आफ्ता का मुद्दा आ गया कि आपने वो दशकों पुराने कानून ऐसे ही पड़े छोड़ दिए और समय के साथ रिफॉर्म नहीं कर रहे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, हम इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। 1958 में लागू हुआ था, सोचिए 2-3 पीढ़ियां इस कानून के अंदर बड़ी हुई हैं वहां, तो उनकी पीड़ा समझना बड़ा मुश्किल है बाहर के लोगों के लिए। ठीक बात। हम अपने अगले विषय, जो कि हमारा आखिरी विषय है आज का, उस पर बढ़ते हैं। आखिरी विषय है हमारा आज चर्चा का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एक बार फिर से इस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, और मजे की बात है कि जिसको एनजेएसी कहते हैं, जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला है, तय होना है। अभी जो कोई कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है, इसमें सुधार की बात चल रही है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम की अपनी कुछ निहित सीमाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, जिसमें एक तो पारदर्शिता का अभाव है, दूसरे रिप्रेजेंटेशन का अभाव है, नेपोटिज्म के आरोप हैं, और मेरिट का भी एक आरोप है, कुछ चीजें हैं। इन सब के बावजूद तो ये मुद्दा आज से 4-5 साल पहले एक बार निपट चुका था। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने खारिज कर दिया था। तब अरुण जेटली उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे। अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर, और मजे की बात है कि सारे राजनीतिक दलों ने एक आम सहमति, एक सुर से इसकी वकालत की है कि एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। किसी भी मतलब लोकतांत्रिक देश में जहां पर संविधान ने तय कर रखे हैं इसके तीनों पिलर्स जो है, जुडिशरी और विधायिका और कार्यपालिका, सारी चीजें, उसमें इस तरह के किसी कमीशन के बनने से जो जुडिशरी, क्योंकि बहुत अहम हिस्सा है उस संविधान के, उस पिलर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो एक तरह से वॉचडॉग है विधायिका के कामकाज पे नजर रखने का, उसको किसी भी तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाए रखने के लिए क्या एनजेएसी जैसी चीजों से बचना जरूरी नहीं है? आनंद, बचना जरूरी नहीं है, ये आपका ये कहना है? मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह की चीजों से बचना बहुत जरूरी है, एनजेएसी से। हाँ, मतलब अगर किसी तरह का विधायिका का या राजनीतिक वर्ग का असर बढ़ता है जुडिशरी किसी भी परोक्ष अपरोक्ष तरीके से, तो वो अल्टीमेटली इस देश के संवैधानिक जो मूल्य है या जो उसमें जो जुडिशरी की जो भूमिका है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। हाँ, शायद इसमें मामला इसलिए जटिल है क्योंकि एक तो प्रोफेशनल इंसेस्ट जो है कि नेपोटिज्म का जो आपने मामला कहा, और ट्रांसपेरेंसी की कमी जो कॉलेजियम सिस्टम में है, वो भी जो है बहुत स्वस्थ नहीं है। लेकिन जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि राजनीतिक प्रभाव या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होना, वो भी स्वस्थ नहीं है। तो इन दोनों का टकराव से ये मामला जटिल है, और बीच का रास्ता इसमें एक तो ये हो सकता है कि एनजेएससी में जो कमीशन में जो प्रतिनिधित्व हो, वो अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से हो भी तो वो ज्यादा संतुलित हो। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोफेशनल वेटेज हो वो भी हो, जैसे चीफ जस्टिसों का भी इस पे संविधान बहुत क्लियर नहीं है। मतलब ये उसी दायरे में आ जाता है कि जुडिशियरी ये कहे कि जो साहित्य में होता है कि कवि ने ये नहीं कहा है, इसकी व्याख्या ये है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, तो व्याख्या ये है, ना कुछ कहा भी नहीं है, नहीं कहा है, तो वही हो जाता है कि काव्यात्मक व्याख्या वाली। तो अभी तक तो जुडिशियरी की चल रही थी इसमें। तो अब राजनीतिक पार्टियों
का जैसा आप बता रहे हैं कि एक आम सहमति बन रही है कि ये होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये हर कुछ अवधि पर ये आवाज उठेगी, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट का व्यवस्था भी ऐसा है कॉलेजियम का कि इसमें नेपोटिज्म का या मेरिट का भी सवाल उठता रहेगा। एक चीज आप देखिए कि एक और रिफॉर्म जुडिशियरी में, जो कि लोअर जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स में है, कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जजेस अपॉइंट होते हैं, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के लेवल पे भी अपॉइंटमेंट के लिए आईएएस आईपीएस की तरह, सिविल सर्विसेज की तरह जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की बात उठी थी, तो उस पर जो है सबकी सहमति है, फिर भी आकर रुक जाता है। ये 20 सालों से हम सुन रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था आ रही है, लेकिन नहीं आ रही है। सभी लोग सहमत भी हैं, फिर भी नहीं आ रही है। तो अब ये मेरे ख्याल से सबसे जो भारी पत्थर है रिफॉर्म्स के लिए ढकेलना, वो जुडिशियरी बनता जा रहा है। और बहुत ही क्लोज्ड सिस्टम, बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो अगर जुडिशियरी अपना इंडिपेंडेंस और अपॉइंटमेंट में बचाना चाहता है, तो एक मार्ग अगर एनजेएससी नहीं है, जिसपे आप जैसा बता रहे हैं जो आपत्तियां हैं, तो वो खुद पहल करे कि उसकी जो नियुक्ति है वो पारदर्शी तरीके से हो। बिल्कुल ठीक बात। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो आपत्तियां कॉलेजियम को लेकर है वो तो बहुत जायज आपत्तियां हैं। मसलन ट्रांसपेरेंसी का मामला और नेपोटिज्म का मामला, जजों के बेटे जज बनते आ रहे हैं और कुछ 10, 20, 100, 50 परिवार ऐसे हैं जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते आ रहे हैं। ये सारी समस्याएं बहुत निहित और बहुत वाजिब समस्याएं हैं, जिसमें जुडिशरी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और अगर जुडिशरी, जैसे हम पत्रकारिता में बात करते हैं कि भाई सेल्फ रेगुलेशन अगर नहीं होगा तो फिर सरकार रेगुलेट करेगी। अगर आप सड़क पे सराफत से, तमीज से चलेंगे नहीं तो फिर सरकार उन सड़कों पर ब्रेकर बनाएगी। तो ये जो समस्या है इसको जुडिशरी को भी समझना है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार की नीयति है, जैसे हम यूपीएससी के मामले को देखें, यूपीएससी जो हमारे यहाँ सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स का चयन करने के लिए जिम्मेदार है, किस तरह से सरकार की नीयत को भी समझना होगा कि किस तरह से उसने आज लेटरल एंट्री और ये तमाम चीजों को शुरू करके एक तरह से बहुत सारी जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनको भी एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है। अब आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं, आपको उन संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है जिसके तहत आप रिजर्वेशन देते थे, डिप्राइव्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन का मसला होता था और तमाम चीजें। इन चीजों को आपने नजरअंदाज किया है लेटरल एंट्री जैसी चीजें शुरू करके। तो सरकार की जो नीयत है, ऊपर से जो पिछला एनजेएससी आया था उसके सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो क्या था? वो ये था कि कोई भी 2 सदस्य एक साथ मिलके किसी भी एक चयन के ऊपर वीटो कर सकते हैं। ये सीधे सीधे संकेत था कि भाई उसका एक तो जो स्ट्रक्चर था वो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर 3x3 का नहीं हो सकता कि संतुलन में रहे। 6 लोगों की कमेटी में 3 सरकार के और 3 इस तरह के रहे लोग, इंडिपेंडेंट लोग रहे, तो वो कभी भी एक संतुलित वो नहीं होगा। तो एक तो इस तरह का आपने ढांचा बनाया, उसमें भी वीटो 2 लोगों के पास। तो अब ऐसे 3 आपकी तरफ के लोग और 2 लोग किसी को वीटो कर दे किसी नियुक्ति पे, तो एक तरह का स्टेलमेट, एक तरह के कीचड़ जैसी स्थिति पैदा होगी, जिसमें दलदल जैसी स्थिति पैदा होगी, जिसमें सारी चीजें उलझ कर रह जाएंगी। तो सरकार की नीयत को भी समझना होगा कि सरकार किस नीयत से या राजनीतिक वर्ग किस नीयत से इसको ले आ रहा है। यूपीएससी के मामले में हम देख रहे हैं उसने बहुत सारी संवैधानिक मान्यताओं को दरकिनार कर रखा है, उनको अंगूठा दिखा रखा है। इसमें जिस तरह के प्रावधान एनजेएससी में किए गए थे वो प्रावधान बताते हैं कि सरकार की नीयत में कुछ छिपे निहितार्थ हैं। तब हम ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकते, या हम मतलब बतौर सिविल सोसाइटी या बतौर नागरिक हमें इन चीजों को की तरफ देखना होगा कि एनजेएससी जैसी चीजें जो आ रही हैं उसमें किसके क्या निहितार्थ हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बात अंडरलाइन की जानी चाहिए, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम में कई सारी निहित दिक्कतें हैं। ट्रांसपेरेंसी उसमें से पहली गड़बड़ी है, नेपोटिज्म उसकी दूसरी गड़बड़ी है, बहुत सारे योग्य लोगों का नियुक्ति नहीं हो पाना, मेरिट उसकी तीसरी बड़ी दिक्कत है। तो इन चीजों से कैसे निकलेगी, और जितना जल्दी निपट ले कॉलेजियम सिस्टम या हमारी वर्तमान जो सिस्टम है उसका जुडिशरी, उतना बेहतर है कि कोई राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बची रहे। आनंद, सम्राट,
और शार्दुल, आप लोगों की इस पर आखिरी एक एक प्रक्रिया। एग्री एंटायरली विथ यू, आपने जो कहा बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ 100%। मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि आज जो है देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर से लोगों का भरोसा काफी हद तक उठ चुका है। आप किसी को बोल के देखिए कि सीबीआई जो है वो बिल्कुल न्यूट्रली काम करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो आप पे हंसेगा। आप ईडी का बात करिए, आप बोलिए एनसीबी का बात, लोगों का किसी भी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है कि वो न्यूट्रली काम करता है, कि वो जैसे उसको अपना काम करना चाहिए वैसे कर रहा है। ये भरोसा लोगों का मन से उठ रहा है धीरे धीरे। अगर हर एक इंस्टीट्यूशन से लोगों का भरोसा, इंक्लूडिंग मीडिया पर से भी बहुत लोगों का भरोसा उठ चुका है, तो अगर लोगों का हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे भरोसा उठ जाएगा किसी भी वजह से, वो आपका इंटेंशन कुछ भी हो, अगर एनजेएसी के वजह से लोगों का और थोड़ा सा भरोसा उठ जाता है जुडिशियरी पर से भी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई मानेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ भी जैसे जिस तरह होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस तरह हो रहा है, डेमोक्रेसी पर से ही भरोसा उठ जाएगा। तो ये बहुत एक डेंजरस बात है और ये भी सोच के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात। शार्दुल, देखिए, अधिकतर बातें आप लोगों ने कर दी हैं, दो तीन छोटी छोटी बात। और पहली बात जो मैं कह रहा हूँ इसमें तो मैं सच में बिलीव करता हूँ अपने मन से कि इंसान चाहे वो जज हो या और कोई, वो अपने हितों को साधने की कोशिश करता है। कोई विरले ही लोग होते हैं जो अपने हित से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो अगर जुडिशरी भी, जैसे आनंद ने बात की, आपस में ही एक दूसरे का सपोर्ट करने की, और आपने भी की, वो बिल्कुल सही बात है, वो होगा और वो अपना हित ही साध रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है, न्यायालय ही एक थोड़ी सी व्यवस्था बची है जो थोड़ा बहुत सरकारों की इच्छा या उनके कामों का विरोध करती दिखती है, और ये पारदर्शिता आनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अगर ये राजनेताओं के हाथ गई या पारदर्शी नहीं रही, तो इस पर से भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है विश्वास, वो उठ जाएगा, और जो भारत के लिए, भारत के जनतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए जो भी सिस्टम बने वो पारदर्शी बने। और जैसा आप कह रहे हैं, देखिए, नेताओं का इंटरेस्ट इसमें इसलिए भी है क्योंकि कई बार जुडिशरी उनके कंट्रोल के बाहर दिखाई देती है, सीनियर। हालांकि स्टेट में अपॉइंटमेंट में भी और सब चीजों में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन एक बार वो अगर स्थापित हो गए तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता है मैटर हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि नेता बिना किसी अपने मतलब के किसी चीज में पहल करेंगे। भारत के नेता अभी इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। और उम्मीद करी जानी चाहिए कि ये पारदर्शी सिस्टम बने, अगर बनकर आए तो, और ठीक से बहस होके आए। उम्मीद है कि सरकार अपने किसान आंदोलन वाले से कुछ सबक लेगी और विमर्श के बाद ऐसा करेगी। ठीक बात। मेरे ख्याल से काफी बातचीत हो गई है तमाम विषयों पर। एक और महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि उस पर हमने इस पिछले एक साल में कई बार बातें की, किसानों का आंदोलन। किसानों के आंदोलन से जुड़ी बस ताजा खबर सबको पता ही है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो मुद्दे थे किसानों के, मसलन किसानों के ऊपर जो इस बीच केसेस दर्ज हुए थे, उनको वापस लेने का भरोसा सरकार ने दिया है। जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर कमेटी बनाने की बात की है। इसके अलावा किसानों के, छोटे किसानों से जुड़े और जो तमाम समस्याएं थी, उन तमाम मुद्दों पर सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है तमाम किसान संगठनों को, और ये भी आश्वासन दिया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें किसान संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के जो सदस्य हैं वो लोग रहेंगे और उनके निगरानी में ये सारी चीजें होंगी। तो ये फैसला आने के बाद कल से, यानी 11 तारीख, आज हम 10 दिसंबर को 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 11 तारीख से दिल्ली के तमाम सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं वो अपना धरना समाप्त करेंगे, वहां से अपने गांवों को वापस जाएंगे और उनकी तमाम मांगे पूरी की जाएंगी। हम आखिरी में अब रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा आनंद, आप अपना रिकमेंडेशन हमारे जो श्रोता है उनको दें। चूंकि बात आज CDS की हुई, बिपिन रावत साहब की हुई, तो उनके लिखित कृत्य जो हैं, कृतियां ज्यादा तक सामने नहीं आई हैं, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। मैं हाल में सिर्फ उनका एक शिव अरूर की किताब है, इंडियाज फियरलेस, उस पर उन्होंने एक फॉरवर्ड लिखा है और मुझे लगा कि अच्छे से लिखा हुआ फॉरवर्ड है, और समय देके, एक होता है औपचारिकता में लोग फॉरवर्ड लिख देते हैं,
लेकिन उन्होंने एक समय दे के वो फॉरवर्ड लिखा है बिपिन रावत ने, और उसमें उनकी जो उनका जो सैन्य व्यक्तित्व है वो भी दिखता है, और कई चीजें पर उन्होंने उसमें एम्फेसाइज किया है। तो वो मैं एक रिकमेंड करूंगा, वो किताब से ज्यादा उस फॉरवर्ड को, किताब भी पढ़िए, किताब भी अच्छी है, लेकिन फॉरवर्ड को अभी ज्यादा प्रासंगिक लग रही है उनके निधन के बाद। और एक उन्हीं से संबंधित वियॉन, जो कि मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर चैनल नहीं है, उस पर एक उनका पुराना इंटरव्यू है, ये अंग्रेजी चैनल है, बहुत पुराना नहीं, 5 महीने पहले। उसमें उन्होंने, जैसे जो ये सीडीएस पोस्ट है, वो चूंकि नया है, एक नई संस्था है, पोस्ट भी है और संस्था भी है, तो उस पर क्या विजन है, क्या वो कर सकता है, उसकी संभावनाएं क्या है, उस पर उन्होंने समझाया है। तो वो यही दो रिकमेंडेशन। ठीक बात। सम्राट, आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर किसी को, क्योंकि आज हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफी बात किया, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो उस रीजन के बारे में और थोड़ा जानने का, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अमेज़न पे या गूगल पे थोड़ा सर्च कर लीजिए कैरियर एल्विन की किताबें, जो काफी पुराने हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छे लेखक थे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पे। तो उनका काफी लेख है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो पढ़ने लायक है, अभी भी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मोर कॉन्टेम्पोररी, या फिर अगर उसी टाइम का, अगर नागालैंड के बारे में कोई जानना चाहे, तो एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फ्यूरर हाइमेंडॉर्फ, उनका द नेकेड नागाज करके एक किताब था, वो भी इंटरेस्टिंग था। अगर अभी कॉन्टेम्पोररी कुछ उस एरिया के बारे में किसी को इंटरेस्ट हो, तो संजय हजारिका की किताबें, सुबीर भौमिक की किताबें, या फिर बर्टिल लिंटनर करके एक राइटर हैं स्वीडिश, उनका भी कुछ लेख है इस एरिया पे जो काफी अच्छे हैं, पढ़ने लायक है। अगर मैं थोड़ा बेशर्मी से कहूँ तो मेरा भी एक नया किताब है द ब्रीडेड रिवर करके, वैसे तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, पर उसमें भी काफी हिस्ट्री है इस रीजन के बारे में, तो वो भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक बात। शार्दुल, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरे 2-3 रिकमेंडेशन हैं। तो रिकमेंडेशन देने से पहले मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, मीडिया ने किसान आंदोलन के लिए, अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया ने, खासतौर से टीवी मीडिया ने, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, लेकिन आज जो अब ये हुआ है, इसने पहला तो ये आंदोलन फिर से किसान राजनीति को भारत की राजनीति में वापस लाया है ना, और गांधी के मूल्य और विरोध करने के तरीकों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये फिर से हमारी राजनीति में वापस आई है, क्योंकि ये इतना बड़ा और लंबे समय तक चला आंदोलन है, और इसकी सफलता बताती है कि सत्ता को झुकना पड़ता है, चाहे वो किसी भी वजह से झुके। और दूसरा, ये ग्रामीण और शहरी जीवन के विरोधाभासों को भी राजनीतिक पटल पर ले आया। जो गांव के लोगों की समस्या है वो शहर वालों को कई बार समझ नहीं आती, खासतौर से जो व्हाट्सएप में रहते हैं। तो ये दोनों चीजों को सामने लाया है। और मीडिया ने इसमें क्या रोल प्ले किया इस परिणति के बाद, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी खुलकर, लेकिन अब जब ये डिसीजन आ गया, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि न्यूज लॉन्ड्री पर खूब सारी रिपोर्ट है, निधि की, शिवांगी की, बसंत की, किसान आंदोलन से जुड़ी, और आपको ट्विटर पर भी और सब जगह उसके थ्रेड मिल जाएंगे, हमने फिर से शेयर किए थे, वो जरूर पढ़िए। और इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए, सच को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो आप अगर स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करेंगे तो आप तक सही जानकारी पहुंचेगी, इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सपोर्ट करें। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, DW पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मुझे वो 2-3 दिन पहले ही मिली, वो सितंबर में आई थी, कि पार्किंसंस जो बीमारी होती है, क्या उसका संबंध जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं खेती में उससे है। तो वो देखिए, ये 2 रिकमेंडेशन है मेरे। जो नागालैंड में घटना घटी, हमने आफ्सपा के बारे में चर्चा की, तो इंडियन एक्सप्रेस पर आफ्सपा से रिलेटेड एक एक्सप्लेनर है, देखिए, पढ़िए और जानिए कि आफ्सपा है क्या, कैसे काम करता है, क्या उसमें खामियां हैं, किस वजह से वो इतना, उसके बारे में इतनी ड्रैकोनियन कानून उसके बारे में कहा जाता है। तो एक मेरा रिकमेंडेशन वो है, वो एक्सप्लेनर। दूसरा एक किताब है, काफी लोकप्रिय किताब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी मैं उसको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको हाल ही फिलहाल में
दोबारा, मैं इसके अंश मैंने कई बार पढ़े थे छोटे छोटे हिस्सों में, लेकिन पूरी किताब नए सिरे से मैंने फिर से हाल ही में खत्म की है। वो जिम कॉर्बेट की किताब है, द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो ये बड़ी बेकार किताब है, और ये इस लिहाज से भी पढ़ी जाए, ये मतलब एक लेपर्ड, एक मैन ईटर जिसका जीवन काल करीब 8 साल तक वो शिकार करता रहा इंसानों का, और इतना मतलब जिसको कहें आप, शातिर कहें, चालाक कहें, या किस्मती कहें, या मतलब लकी कहें, और उस दौरान उसने 126 लोगों का शिकार किया, एक मैन ईटर लेपर्ड ने। तो उसकी पूरी कहानी एक किताब के रूप में, और मैं जिम कॉर्बेट ने अपनी पूरी जो चैलेंजेस, चुनौतियां थी, जो संकट थे, जो संघर्ष थे उसके शिकार में, उसको किताब के रूप में लिखा फिर बाद में। तो ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील आप लोगों से। अक्सर ये मीडिया और आम जनता के बीच जो की बात होती है मीडिया की, कि वो उसकी क्या भूमिका है, तो हम ये कहते हैं कि भाई सरकार और आम जनता के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है मीडिया, उसको जागरूक बनाने का काम, उस तक सही खबरें पहुंचाने का काम। और आज के जमाने में जब मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का जमाना है, तब ये भूमिका मीडिया की और बहुत बड़ी हो जाती है। हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार उस भूमिका से ही भटक गया है और सरकार के पाले में जाकर खड़ा हो गया है। न्यूज लॉन्ड्री का ये कोशिश है कि मीडिया की वो जो भूमिका है उस भूमिका में बना रहे, जनता को और सरकार के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम है, ताकि जो सही सूचना है, जो जनहित की सूचना है, सरकार के हित की नहीं, जनहित की सूचना है, वो जनता तक पहुंचती रहे। इसका तरीका है ग्राउंड रिपोर्ट्स और जनता से जुड़ी खबरें, जो कि कोशिश रहती है न्यूज लॉन्ड्री में हमारी करने की। इसी को ध्यान में रखकर हमारे तमाम पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और सारी चीजें जो भी आप देखते हैं वो हम करते हैं। और इस सब सिर्फ और सिर्फ इस तरह से मुमकिन हो पाता है क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स हैं, आप ही लोगों के बीच से आते हैं, जो कि इन खबरों के लिए पे करते हैं, भुगतान करते हैं। हमारा नारा भी यही है कि मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें, यानी जनता पे करती है तो जनता के हित की बात होती है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। सम्राट, आनंद, शार्दुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।